नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और अब वक्त हो गया है पब्लिक इंटरेस्ट का। आज का पहला परीक्षण दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद दिल्ली सरकार, एमसीडी और दिल्ली पुलिस को पड़ी हाईकोर्ट की झाड़ का होगा। जो सवाल पटियाल पिछले 3 दिन से पूछ रहा है, वही आज हाईकोर्ट में पूछे गए। राजेंद्र नगर के एनक्रोचमेंट में किसकी भूमिका थी? आखिर किसकी शय पर यह हुआ? जांच में पुलिस ने एमसीडी के कितने अधिकारियों को जेल भेजा? दिल्ली में सरकार कैसे चल रही है? क्या हाईकोर्ट कोचिंग सेंटर के मामले की जांच सीबीआई को देगा? यह जानने के लिए पटियाल के साथ आप बने रहिए। आज का दूसरा परीक्षण केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की उस चिट्ठी का करूंगा जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पब्लिक बीमा के 18% जीएसटी को हटाने की मांग रखी गई है। हमारे देश में हेल्थ और इंश्योरेंस का पूरा कितना कारोबार है, इस पर जीएसटी से सालाना सरकार को कितनी आमदन होती है? क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नितिन गडकरी की बात मानेंगी? वैसे राहुल गांधी ने संसद में मेंटेनेंस के नाम पर राष्ट्रीय बैंकों ने ग्राहकों से जो 8,500 करोड़ रुपए 5 साल में वसूल किए हैं, उस पर भी सवाल उठाया है। इसका जवाब जानने के लिए रात 9:25 तक पटियाल के साथ बने रहिए। तीसरा परीक्षण हमास चीफ के अंत का होगा। ईरान की राजधानी तेहरान में कैसे मारा गया इस्माइल हानिया? कौन था ये इस्माइल हानिया और कैसे चलाता था हमास का पूरा नेटवर्क? इजराइल के इस स्ट्राइक से क्या मध्य एशिया में युद्ध की संभावनाएं बढ़ेंगी? पब्लिक इंटरेस्ट में कोचिंग सेंटर्स पर सरकार की अंधेर गर्दी दिखाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने पटियाल के परीक्षण पर मोहर लगाई। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। राव कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में चलने वाली लाइब्रेरी की शिकायत हुई थी, लेकिन कंप्लेंट के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। अतिक्रमण के खेल में अफसरों का मेल उजागर किया। हाईकोर्ट की सुनवाई में पब्लिक इंटरेस्ट के सवालों का जिक्र हुआ। तीनों स्टूडेंट्स की मौत का जिम्मेदार वो हर कोई सरकारी महकमा है जिसकी मेहरबानी से दिल्ली के तहखानों में इस तरह के कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। जूनियर अफसरों पर एक्शन, सीनियर बेगुनाह कैसे? हाईकोर्ट ने एमसीडी और पुलिस से पूछे सवाल पब्लिक इंटरेस्ट वाले पटियाल जैसे। एमसीडी या फायर डिपार्टमेंट कभी इन सेंटर्स की जांच करता है या नहीं करता? लापरवाही की मिट्टी दूसरों पर डालना, दूसरों को दोष देना सही नहीं। पटियाल ने मुद्दा उठाया। हाईकोर्ट में अफसरों पर संकट छाया। एनओसी स्टोर रूम की लेते हैं और धंधा कोचिंग की लाइब्रेरी का करते हैं। पटियाल ने पूछा, दिल्ली में 3 स्टूडेंट्स के कातिल अफसर और एमसीडी क्यों नहीं? हाईकोर्ट ने भी इसी लाइन पर जवाब तलब किया। बिल्डिंग में इमरजेंसी केस में एग्जिट की भी सही व्यवस्था नहीं है। अंधेर नगरी, चौपट पहरेदार, अतिक्रमण के बोझ से दबती दिल्ली हो जाए खबरदार। कोचिंग सेंटर्स की कमियां क्या जानबूझकर छिपाई जाती हैं? पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट की उस झाड़ का परीक्षण करूंगा जो कोचिंग सेंटर्स में एनक्रोचमेंट को लेकर आज दिल्ली सरकार, एमसीडी यानी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दिल्ली पुलिस को पड़ी है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में गैर कानूनी निर्माण किसकी शय पर हुआ? एनक्रोचमेंट हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? बरसात के पानी में सड़क डूबी तो ड्रेनेज को क्लियर करने की ड्यूटी किसकी थी? इन सारे सवालों के जवाब पटियाल देगा, लेकिन पहले आप यह जान लीजिए कि दिल्ली हाईकोर्ट को इन सवालों पर एमसीडी के कमिश्नर और पुलिस महकमे के डीसीपी को केस से जुड़े रिकॉर्ड की फाइल लेकर तलब क्यों करना पड़ा? हाईकोर्ट राजेंद्र नगर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3 छात्रों की मौत की जांच क्या सीबीआई से करवाएगा? दिल्ली सरकार, एमसीडी और दिल्ली पुलिस की हाईकोर्ट में कैसे खिंचाई हुई? अब पटियाल आपको यह बताएगा।
दिल्ली हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिनकी सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि दिल्ली में बीते कुछ साल से अवैध निर्माण और नियमों की अनदेखी के चलते हादसे हुए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा, दिल्ली में बिल्डिंग बायलॉज में ढील दी गई, इसीलिए नियम से ज्यादा फ्लोर्स का निर्माण हो जाता है। हाईकोर्ट ने पूछा, अवैध निर्माण कौन करवा रहा है? पुलिस की मिलीभगत से गैरकानूनी निर्माण हो रहे हैं। अधिकारी केवल दूसरों पर दोष देते हैं। एमसीडी को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि सबसे जूनियर अधिकारी को निलंबित किया गया। क्या सीनियर अफसरों की भूमिका की जांच हुई? वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में क्या किया? ऐसी घटना आखिर कैसे हुई? एमसीडी मजाक बनकर रह गई है। वकील ने कहा कि ऐसा लगता है हम जंगल में रह रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर 100 साल पुराना है, लेकिन बिना प्लानिंग के ताबड़तोड़ निर्माण चल रहा है। वकील ने नियमों का हवाला देते हुए कहा, एमसीडी और दूसरे विभागों को अनियमितता दिखती नहीं, रिमाइंडर और शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होती। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि दिल्ली में एमसीडी है, जल बोर्ड है, पीडब्ल्यूडी है, किसकी जिम्मेदारी क्या है पता ही नहीं चलता। क्या इस पर गृह मंत्रालय से पूछना पड़ेगा कि दिल्ली कैसे चलेगी? याचिकाकर्ता के वकील का कहना था, घटना के बाद अब कार्रवाई दिखावे के तौर पर की जा रही है, पहले कुछ नहीं किया गया। जज ने एमसीडी से कहा, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। एमसीडी कमिश्नर खुद उस इलाके में जाएं और पड़ताल करें। वकील ने कहा, ड्रेनेज की जगह मार्केट बस गया है। सरकार और एमसीडी जानते हैं, लेकिन इस पर बात नहीं कर रहे। कोर्ट ने एमसीडी को निर्देश दिए कि ड्रेन सिस्टम के ऊपर जो भी अतिक्रमण है उसे 2 दिन में हटाया जाए। याचिकाकर्ता के वकील ने मांग की कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी बने। इस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि अगर पुलिस सही जांच नहीं करेगी तो मामले की जांच सीबीआई को सौंप सकते हैं। दिल्ली सरकार से जज ने पूछा कि सरकार के पास कोई योजना नहीं है। सरकार एक दिन सूखे की शिकायत करती है और अगले दिन दिल्ली में बाढ़ आ जाती है। एमसीडी के अफसरों को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि अफसरों को एसी कमरों से बाहर निकलकर फील्ड में जाना होगा, तभी कुछ बदलाव होगा। यही सवाल 3 दिन से पटियाल उठा रहा है कि सरकारी विभाग और उनके अफसर अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं। राजेंद्र नगर में 3 स्टूडेंट्स की मौत के लिए सरकारी लापरवाही सबसे बड़ी जिम्मेदार है। यह सवाल लगातार उठा रहे हैं हम। आज की सुनवाई में कोर्ट ने भी एक बहुत बड़ी टिप्पणी की। कहा, दिल्ली सरकार अपनी मुफ्त वाली योजनाओं पर विचार करे, क्योंकि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं हो रहा। जो शहर 6-7 लोगों के लिए बसा था, उसमें आज 3 करोड़ से ज्यादा लोग रह रहे हैं। लेकिन पटियाल यही कहना चाहता है कि राजेंद्र नगर बेसमेंट हादसे में सबसे बड़ी लापरवाही और जवाबदेही एमसीडी की ही है, क्योंकि दिल्ली के किसी भी कोने में 1 ईंट रख लीजिए आप, एमसीडी तुरंत प्रकट हो जाती है उसे देखने के लिए। वो दिल्ली में बेहिसाब अतिक्रमण पर आंखें मूंद कर क्यों बैठी है? फिर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान इसका जिक्र भी आया, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई शुक्रवार को करने का फैसला किया है। एमसीडी को अनदेखी और लापरवाही के लिए तो दिल्ली पुलिस के डीसीपी को इन्वेस्टिगेशन पर हाईकोर्ट में अपडेट देना होगा। हाईकोर्ट ने जब पिछला मुझे मुखर्जी नगर वाला इंसिडेंस हुआ था, तो उन्होंने डायरेक्शन दिया था सारी अथॉरिटीज को कि आप जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको फाइंड आउट करिए, जो भी इलीगल तरीके से चल रहे हैं उनको बंद कराइए। लेकिन वो सारी बातें ठंडे बस्ते में डाल दी गई और उसी की वजह थी कि ये दर्दनाक हादसा हुआ। 3 युवा जिनकी मृत्यु हो गई। जो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया था, उस डायरेक्शन को फॉलो क्यों नहीं किया गया? इन्हीं सब मामलों को लेकर मैं हाईकोर्ट गया हूँ। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी और दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है कि क्या चल रहा है, उनकी जांच में अब तक क्या मिला है। और दिल्ली के एमसीडी जो एमसीडी है दिल्ली नगर निगम, उसके कमिश्नर को कहा है कि वो खुद मौजूद रहें अगली सुनवाई में। दिल्ली पुलिस के जो जांच अधिकारी हैं और डीसीपी, वो भी व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे अगली सुनवाई में। अगली सुनवाई होगी शुक्रवार 1 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे। और साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने यह साफ साफ कहा है, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके ऊपर जहां जहां भी अतिक्रमण हो गया है, बाजार बस गए हैं, तमाम निर्माण हो गए हैं, वो निर्माण हटाने पड़ेंगे एमसीडी को। अब पटियाल अंधेर नगरी में चौपट हुए पहरेदारों का परीक्षण करेगा, जिनकी लापरवाही और मिलीभगत ने राजधानी में 3 होनहार स्टूडेंट्स को बेमौत मार डाला।
पब्लिक इंटरेस्ट में हमने एक स्पेशल ग्राफिक एलिमेंट तैयार किया है। इससे आपको मेरे परीक्षण की पृष्ठभूमि को समझने में आसानी होगी। मेरे अगल बगल आपको दिल्ली के कुछ सांकेतिक कोचिंग सेंटर्स की इमेज दिख रही होंगी और कुछ शब्द दिख रहे होंगे। ये शब्द बड़े खास हैं, गौर कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं शब्दों में दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स के काल कोठरी बनने का सच छिपा है। ये शब्द कौन से हैं? ये शब्द हैं सरकार, अफसर, मिलीभगत, करप्शन, एक्शन, अतिक्रमण, लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, दोष और निर्दोष। 28 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर के राव कोचिंग इंस्टीट्यूट में हादसा हुआ। पहले दिन से बेसमेंट कांड पर पटियाल ने जनहित में सरकार की लापरवाही को एक्सपोज किया। अफसरों की मिलीभगत पर सवाल उठाए। बिना मिलीभगत के अतिक्रमण हो ही नहीं सकता, अवैध इमारतें खड़ी नहीं हो सकती, बरसात का पानी मौत बनकर लाइब्रेरी में बरस नहीं सकता। अगर अफसरों और फील्ड ड्यूटी करने वालों की आंखों पर भ्रष्टाचार का चश्मा ना चढ़ा हो तो। लापरवाही की धूल सरकार और अफसरों के चेहरे पर है और साफ आईना किया जा रहा है। अब पटियाल सरकार की उस चालाकी का परीक्षण करेगा जिसके जरिए हादसे का ठीकरा सिर्फ राव कोचिंग इंस्टीट्यूट पर फोड़ा जा रहा है। दिल्ली सरकार ने राव कोचिंग हादसे की जांच कराई। अलग अलग जांच एजेंसियों ने रिपोर्ट ली। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी रिपोर्ट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई। सरकारी जांच रिपोर्ट में 2 तथ्य दिल्ली सरकार ने सामने रखे। पहला, कोचिंग सेंटर में अतिक्रमण था। बेसमेंट में ड्रेन वाटर जमा होने के कारण कोचिंग सेंटर इसके लिए जिम्मेदार है। और दूसरा, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में क्लासेस चलाना गैरकानूनी है। बेसमेंट का इस्तेमाल पार्किंग और स्टोरेज के लिए होता है। ताज्जुब की बात यह है कि क्या दिल्ली सरकार और एमसीडी को यह पता नहीं था कि बेसमेंट का इस्तेमाल उन कामों के लिए हो रहा है जिसका इस्तेमाल इजाजत उसकी नहीं दी गई है, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बरसाती पानी की निकासी का सिस्टम गड़बड़ा चुका है। एनक्रोचमेंट ने इलाके की दशा और दिशा बिगाड़ दी है। क्या घटना से पहले किसी को यह खबर नहीं थी? अगर नहीं थी तब भी चिंता की बात है, और अगर थी तो फिर तो यह और भी बड़ा मुद्दा है। अगर सरकार को पता था तो फिर बेसमेंट में कोचिंग सेंटर क्यों चलने दिया? पहले सरकार क्यों नहीं जागी? हादसा रोकने की जिम्मेदारी सरकार के मंत्रियों की भी उतनी ही है जितनी अफसरों की, क्योंकि दोनों को काम करने की तनख्वाह मिलती है। दिल्ली सरकार अब अपनी जान बचाने के लिए शान से हर कदम उठाने की बात कह रही है। जो ड्रेन उस एरिया में वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार था, उस पर वहाँ के सारे कोचिंग सेंटर्स ने इंक्रोचमेंट किया हुआ था। सबसे पहले जो जेई जिम्मेदार थे वहाँ पे ड्रेन की मेंटेनेंस के लिए, उस जेई पर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई। एई थे, असिस्टेंट इंजीनियर, उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी फील्ड ऑफिसर होने के नाते कि जो ड्रेन वहां पर बनी हुई है वो फंक्शनल है कि नहीं, वो उनको इंश्योर करना था। गड़बड़ी चाहे जैसी भी हो, मनमानी करने वाला चाहे जो भी हो, सब पर नकेल कसने के लिए कानून है, उसे लागू करवाने के लिए पूरा सिस्टम है। लेकिन नियम कानून सख्ती से लागू नहीं करवाए जाए तो इसका नतीजा क्या होता है, यह 27 जुलाई को पूरे देश ने देख लिया। उसी की जवाबदेही तय करने के लिए ही दिल्ली हाईकोर्ट ने तमाम अफसरों को तलब किया है। लेकिन पटियाल कुछ सवाल पूछना चाहता है। क्या 3 स्टूडेंट्स की दर्दनाक मौत के लिए दिल्ली के जनप्रतिनिधियों की कोई जवाबदेही नहीं बनती? आरती चावला राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी की पार्षद हैं। दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। बांसुरी स्वराज नई दिल्ली में बीजेपी की सांसद हैं। इसी में राजेंद्र नगर का इलाका भी आता है जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है। 3 छात्रों की मौत के लिए जिम्मेदारी इन तमाम जनप्रतिनिधियों की भी बनती है। लेकिन आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, सब अपने अपने हिस्से की नाकामी को मनाने की बजाय एक दूसरे पर कीचड़ उछालकर उससे बचने की कोशिश करते हैं। बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहां तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। 1 दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। हम तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से फिक्स किए बैठे हैं
लेकिन जो एलजी के साथ मिलकर भाजपा साजिश कर रही है उसका क्या करें। लेकिन हमारे मंत्रियों, विधायकों, पार्षदों दिन रात मेहनत कर रहे हैं। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमने अपनी ओर से जितना प्रयास हम दिल्ली की बेहतरी के लिए कर सकते हैं हमेशा किया है, आगे भी करेंगे। अब पटियाल हादसे के बाद होश में आई सरकार के कानूनी एक्शन का परीक्षण करेगा। राजेंद्र नगर हादसे का कसूरवार दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटर को मानती है। दिल्ली के कोचिंग सेंटर पर नकेल कसने के लिए क्या तैयारी चल रही है? दिल्ली सरकार क्या कानून लाने वाली है? कानून में क्या क्या होगा? अब पटियाल इसकी जानकारी देगा। दिल्ली सरकार के मंत्री और मेयर ने एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए स्टूडेंट्स जो होते थे वो भी मौजूद थे। बैठक में कोचिंग संस्थानों के लिए एक नया कानून बनाने पर चर्चा हुई। दिल्ली सरकार जल्द कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लाएगी। इस कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। नए कानून के जरिए कोचिंग फीस को भी रेगुलेट किया जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर नियम बनेगा। टीचर की योग्यता के भी मानक तय होंगे। भ्रामक प्रचार पर रोक लगाने की भी तैयारी है। कानून में और क्या क्या प्रावधान होंगे, केंद्र से मंजूरी कैसे मिलेगी और अगर कानून बनता है तो कैसे अमल में आएगा, इसकी डिटेल्स दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी के पास हैं। आप भी सुनिए। दिल्ली सरकार एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तहत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी। इसमें कई पक्ष शामिल होंगे। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन कि कितना मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास होना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस को रेगुलेट किया जाएगा। इन कोचिंग सेंटर्स को मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग करने से रोका जाएगा। ये जो प्रोसेस होगा जिससे कोचिंग सेंटर्स रेगुलेट होंगे, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं होगा। रेगुलर इंस्पेक्शंस इन कोचिंग सेंटर्स की करी जाए। नियम बनाना आसान है, मुश्किल है उसे अमल में लाना। कोचिंग सेंटर्स की मनमानी रोकने के लिए दिल्ली सरकार नए कानून पर विचार कर रही है, लेकिन अतिक्रमण हटाने पर जो कानून है उस पर सरकार कितना अमल कर रही है? सरकार का कानून फेल है या पास? अब पटियाल इसका डेटा साझा करेगा। इन आंकड़ों से आपको यह पता चल जाएगा कि अतिक्रमण पर सरकार की नाकामी कहां खड़ी है। दिल्ली में अतिक्रमण के 6,712 केस पेंडिंग है। दिल्ली की 308 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा है, यानी दिल्ली रिज की 5% जमीन पर अतिक्रमण है। दिल्ली में कितना आइडेंटिफाई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो चुका है, अब यह भी पटियाल से आप जान लीजिए। इस साल 31 मई 2024 तक दिल्ली में 9,447 अवैध प्रॉपर्टीज को सील किया जा चुका है। 2017 में 8,680 की पहचान की गई थी। 2018 में 12,955 चिन्हित किए गए थे। 2019 में 13,420 अवैध निर्माण और 2020 में 9,151 इलीगल कंस्ट्रक्शन। 2021 में 8,568 और 2022 में 3,923 अवैध निर्माण की पहचान की गई। इसके बावजूद दिल्ली में अवैध कब्जे के 80% मामलों का डेटा अभी उपलब्ध नहीं है। राजेंद्र नगर में हादसा हुआ और 3 स्टूडेंट की जान जाने के बाद अब एलजी और दिल्ली सरकार दोनों एक्टिव है। एलजी ऑफिस से एक नया आदेश आया है। आदेश क्या आया है? मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5-6 सदस्यों की कमेटी बनेगी, जिसमें कोचिंग सेंटर्स के प्रतिनिधि, स्टूडेंट्स और संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। दिल्ली में एजुकेशन हब बनाया जाएगा। सभी कोचिंग सेंटर्स को एक जगह पर शिफ्ट करने की सिफारिश है। रोहिणी या नरेला में एजुकेशन हब बनाने का प्लान है। बेसमेंट में चलने वाली लाइब्रेरी या क्लासेस को सील किया जाएगा। कोचिंग सेंटर्स तीनों मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजा देने को तैयार हैं। आगे से कोचिंग में आधार कार्ड के जरिए छात्रों के रजिस्ट्रेशन होंगे। सभी क्लियरेंस के लिए एमसीडी ऑनलाइन पोर्टल पर लिंक क्रिएट करेगी। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बेसमेंट में जिस काम की परमिशन होगी वही काम होना चाहिए। एंट्री और एग्जिट गेट हमेशा चालू हालत में रहे। स्कूल के सभी कॉरिडोर और रास्ते क्लियर रहें। स्कूल के अंदर और बाहर पानी ना भरने पाए। बिजली की वायरिंग और फिटिंग की लगातार जांच होती रहे। थोड़ी देर पहले दिल्ली में जोरदार बारिश हुई। दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हो गया।
राजेंद्र नगर इलाके में भी एक बार फिर वैसे ही हालात बन गए हैं जैसे 27 जुलाई को कोचिंग सेंटर हादसे वाले दिन बन गए थे। राजेंद्र नगर इलाके में एबीपी संवाददाता रविकांत मौजूद हैं। रवि, अभी क्या हाल है वहां पर और क्या इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बेसमेंट में आज भी पानी भर रहा है? जगविंदर, इस समय आप देख सकते हैं कि मेरा जहां हम खड़े हैं वहां पानी है। आगे ये पानी बढ़ता ही चला जा रहा है। छात्रों ने हमको यहाँ पर रोका ताकि आगे अगर हम जाएंगे तो बहुत सारे छात्र भी आएंगे, फिर खतरा बढ़ सकता है। इसलिए हम यहाँ से खड़े होकर के बात कर रहे हैं, लेकिन पीछे काफ़ी ज़्यादा पानी बढ़ रहा है, बेसमेंट में भी पानी है। आप लोग बताइए कि पीछे कितना पानी है? सर, पीछे यहाँ बहुत कम पानी है। पीछे हमारा बिल्कुल घुटने से भी ऊपर और कमर तक का पानी है और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई अफसर आया? कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इनकी मुसीबत देखने के लिए, पानी के जलभराव को देखने के लिए रविकांत कोई अधिकारी अभी पहुंचा या नहीं? आज ही झाड़ लगी है एमसीडी के अफसरों को। स्टूडेंट की कोई नहीं सुन रहा, पुलिस भी यहाँ से इधर उधर हो चुकी है, लेकिन रियल सिचुएशन आपके सामने। अफसर यहाँ पर आया? अभी तक कोई नहीं आया। कल डीसीपी सर आए थे, उनके साथ गवर्नर सर के साथ हमने मीटिंग की थी, एलजी के साथ। यहाँ पर ये बताया गया था कि एमसीडी ने काफी काम किया है, ड्रेनेज साफ किया है। 4 दिन हो गए उस दिन कांड को। उस दिन बुलडोजर चला के बस खाना पूर्ति कर दी है। अगर उस दिन कुछ सही काम किया होता तो आज ये नौबत नहीं होती। 4 दिन में डूब गई। इस बार पानी ज्यादा आया और इस बार ज्यादा डूबी। इस बार सामने किताब की दुकान है, वो डूब गई, जबकि वो पिछली बार नहीं डूबी थी क्योंकि वो ऊपर थी। इस बार पानी का लेवल और भी ज्यादा आया। ऐसा काम किया है। एमसीडी का काम है सिर्फ हफ्ता की उगाई करना रेडी वालों से और उनसे पैसे खाना। यहाँ सर एक एक करके बात की। सर कहते हैं हिस्ट्री विल बी रिपीटेड। सर, अगर उस दिन का काम वे नहीं होता ना सर तो आज भी होता। अभी जो बारिश हो रही है हुआ है, इससे आप लोगों को कितनी परेशानी होगी? तो आप देख रहे हैं ना, खुद ही देख रहे हैं, बताने की जरूरत क्या है? आप लोगों का जो हॉस्टल्स हैं वो भी एकदम आसपास ही है। सर, पानी भर गया सर हॉस्टल में भी। और सर सहेलियों बनाया आई थी सर, उन्होंने कहा हमको सब कुछ ठीक कर दिया है। सर, आगे ट्रांसफार्मर है सर, वो भी डूब चुका है सर। 4 लोग की डेथ होने के बाद भी सर एक्शन नहीं आया सर। अभी भी ये वेट कर रहे हैं कि सर हमारे और आप हालात पर नजर रखिएगा और इन बच्चों के साथ बने रहिएगा। अगर बारिश नहीं रुकती है तो ओल्ड राजेंद्र नगर में और ज्यादा दिक्कत होगी और इनके इंस्टीट्यूट में भी कोई दिक्कत हो सकती है। हम इस खबर पर आगे बढ़े, लेकिन देखिए ये एक साक्षात आपको प्रमाण मिल गया। आपने देख लिया ना कि जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, हालात अब भी वैसे हैं। हाई कोर्ट ने यही तो पूछा था कि भैया बाजार बस गए, आप कर क्या रहे हो। मुझे ये लगता है कि शुक्रवार को इस खबर का भी संज्ञान ले हाई कोर्ट और देखे कि झाड़ खाने के बाद भी अब भी ओल्ड राजेंद्र नगर में हालात वैसे ही हैं। अब पटियाला जनहित में जीएसटी पर एक बड़ी खबर का परीक्षण करेगा। आम बजट पेश हुआ, मिडिल क्लास को क्या मिला, क्या नहीं मिला, इस पर बहस के बीच केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक चिट्ठी लिखी है। गडकरी ने कहा है लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस पर लगने वाला 18% जीएसटी हटाया जाए। इंश्योरेंस से अगर जीएसटी हटता है तो आम नागरिकों को इसका कितना फायदा होगा, उसका परीक्षण भी मैं करूंगा। लेकिन पहले आप नितिन गडकरी की चिट्ठी की बड़ी बातें जान लीजिए। नितिन गडकरी ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज यूनियन का हवाला देते हुए इंश्योरेंस पर जीएसटी हटाने की डिमांड की है। चिट्ठी में कहा गया है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने जैसा है। वित्त मंत्री इस विषय पर प्राथमिकता और गंभीरता से विचार करें, क्योंकि इंश्योरेंस पर जीएसटी बर्डन है, खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए। इंश्योरेंस पर जीएसटी से सरकारों को कितना फायदा होता है, अब आप ये जान लीजिए। साल 2022-23 में सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी से लगभग 91,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसी साल मेडिकल इंश्योरेंस के जीएसटी से 14,853 करोड़ रुपए जमा किए। इन दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो साल 2022-23 में जीएसटी का कुल कलेक्शन लगभग 1,05,995 करोड़ रुपए बनता है, यानी बीमा पॉलिसीज के ऊपर जो हुआ। अब सबसे जरूरी आंकड़ा, वित्त मंत्रालय अगर नितिन गडकरी की मांग को मान लेता है तो इससे आम नागरिक को कितना फायदा होगा। मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपए का प्रीमियम इंश्योरेंस खरीदते हैं, उससे जीएसटी हटा दी जाए तो आपको यह प्रीमियम फिर 8,475 रुपए का पड़ेगा।
बचत होगी आपकी 1,525 रुपए। इसी तरह अगर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम 50,000 रुपए वाला है, 18% जीएसटी के बगैर यह बीमा आपको 42,373 रुपए का पड़ेगा, यानी 50,000 रुपए पर एक साल में आपके 7,627 रुपए बचेंगे। आप जानते हैं संसद का मानसून सत्र चल रहा है। हमने नितिन गडकरी की चिट्ठी पर कुछ सांसदों से बात की, सुनिए उनका क्या मानना है। कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है तो उनकी पूरी जो लाइफ की सेविंग्स है वो ख़त्म हो जाती है मेडिकल कॉस्ट को झेलते झेलते। उसमें आपने जीएसटी लगा दिया। इनफैक्ट यू शुड इंसेंटिवाइज हेल्थ इंश्योरेंस। तो रेवेन्यू अर्न करने के लिए हर किसी पे बोझ डालना चाह रहे हैं, तो गडकरी जी ने सही चिट्ठी लिखी है, उन्होंने आईना दिखाया सरकार को। उन्होंने सारे इसके प्रोज एंड कॉन्स को जरूर समझा होगा, और यदि इंश्योरेंस से जीएसटी हटता है तो हम ज़्यादा लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना इंश्योरेंस दें। इसी साल के फरवरी महीने में वित्त संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट जारी हुई थी। उसमें भी इंश्योरेंस पर जीएसटी कम करने का सुझाव दिया गया था। सीधी सी बात है, अगर टैक्स घटेगा, कम दाम पर लोग इंश्योरेंस ले पाएंगे, इससे पॉलिसी की डिमांड भी बढ़ेगी। गडकरी की सिफारिश पर सरकार को क्यों गौर करना चाहिए, ये जानने के लिए पटियाला ने फाइनेंस एंड पॉलिसी एक्सपर्ट से बात की। आप भी सुनिए। नॉट लाइक गोइंग टू अ 5-स्टार होटल कि आप उसमें बड़ा जीएसटी लगाओ तो मौज मजे के, तो जिसके पास पैसा होगा वो जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट, यहाँ पे द होल ऑब्जेक्टिव इज टू कवर एवरी इंडिविजुअल इन दिस कंट्री विद दिस काइंड ऑफ क्या कहेंगे फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जिससे वो अपना और अपनी फैमिली को सिक्योर कर सके। तो मेरे ख्याल से ये खैर जीएसटी काउंसिल के पास मैटर जाएगी। अगर आप वेव भी कर दो या उसको रिड्यूस भी कर दो और ऐसे लेवल पे लेके आओ ताकि एक आम आदमी के जेब पे यानी पॉकेट पे मार ना पड़े। पब्लिक इंटरेस्ट में अब सरकारी बैंक की कमाई के उस सोर्स का परीक्षण पटियाला करेगा जो आपके खाते से जुड़ा हुआ है। आपको अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम अमाउंट रखना होता है, इतना तो आप सभी जानते हैं। अगर आपका बैंक बैलेंस उससे कम हो जाता है तो आपका बैंक आपसे जुर्माना वसूल करता है। ये जुर्माना भले ही आपके खाते से एक बार में 200-400 रुपए करके ही कटता हो, आप ट्रांजैक्शन में उसका ध्यान भी ना देते हो जाए, लेकिन बैंकों के लिए ये 200-400 रुपए हजारों करोड़ कैसे बन जाते हैं, इसे समझिए। सरकारी बैंकों ने पिछले 5 साल में अपने ग्राहकों से 8,500 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। ये वही पैसा है जो आपके खाते से 200-400 रुपए करके कटता है। यह खुलासा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में दिया। मिनिमम बैलेंस पर पेनल्टी के नाम पर किस बैंक ने कितना जुर्माना वसूला, अब इसकी जानकारी जान लीजिए। 11 सरकारी बैंकों में से 6 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने मिनिमम बैलेंस ना होने से ग्राहकों से खूब जुर्माना वसूल किया है। मिनिमम बैलेंस ना होने पर पेनल्टी लगाने में सबसे आगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। साल 2019-20 में एसबीआई ने इस जुर्माने से 640 करोड़ रुपए कमाए। हालांकि एसबीआई ने इसके बाद ग्राहकों को इस पेनल्टी से छूट दे दी थी, ये वसूलना इसे बंद कर दिया था। 2023-24 में पंजाब नेशनल बैंक ने पेनल्टी के जरिए 633 करोड़ रुपए कमाए। इसी साल बैंक ऑफ बड़ौदा ने 387 करोड़ रुपए कमाए। इंडियन बैंक ने 669 करोड़ रुपए कमाए। केनरा बैंक ने 284 करोड़ रुपए कमाए और बैंक ऑफ इंडिया ने 194 करोड़ रुपए इसी तरह से कमाए। जाहिर है मिनिमम बैलेंस अमीरों के अकाउंट में तो रहता ही नहीं होगा। यह पेनल्टी सबसे ज्यादा गरीब और मिडिल क्लास से ही वसूल की जाती है। पब्लिक इंटरेस्ट में अब ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर यूपीएससी की कार्रवाई का परीक्षण होगा। पटियाला जिस खबर को पकड़ता है उसको उसके अंजाम तक पहुंचाता जरूर है। आपको याद होगा पूजा खेड़कर की खबर हमने पहले दिन से ही कवर की, एक एक करके सब पहलुओं को पब्लिक इंटरेस्ट में दर्शकों तक पहुंचाया। आज पूजा खेड़कर मामले में नया अपडेट आया है। यूपीएससी ने ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर बड़ी कार्रवाई की है। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के आईएएस में सिलेक्शन को रद्द कर दिया है। साथ ही पूजा खेड़कर अब यूपीएससी की परीक्षा नहीं दे पाएंगी, इस पर बैन लगा दिया गया है। यानी अब पूजा खेड़कर ना आईएएस रही और ना ही आगे से आईएएस बनने के लिए कोई एग्जाम दे सकती हैं। अब मैं आपको पूजा खेड़कर पर लगे आरोपों के बारे में बताता हूं जिसके कारण उनकी नौकरी चली गई। ट्रेनी आईएएस पूजा, उन्होंने एक जूनियर अधिकारी होते हुए उन सुविधाओं की मांग की जिनकी वो हकदार नहीं थी। अपनी ट्रेनिंग में उन्होंने वो सब चीजें मांग ली
और इसके अलावा उन पर आरोप यह है कि पुणे के कलेक्टर ऑफिस में बड़ा चैंबर कब्जाने की उन्होंने कोशिश की। फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ की गलत जानकारी देने के आरोप भी पूजा खेड़कर पर लगे हैं, जिसके कारण उनकी नौकरी चली गई। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन एक ब्रेक के बाद जरूर देखिएगा 24 घंटे 24 रिपोर्टर। अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।